हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो सब? तो लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने बात कर ली थी मोल और कैंडेला की, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो आपने देखा था कि हमने जब एसआई यूनिट पढ़ रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे, यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो हमने बात की थी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो टाइप की होती हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्लाइड में, ये कह रहा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स Besides the 7 fundamental or basic units, there are 2 more units called supplementary units, plane angle and solid angle. तो प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं डी थीटा से या थीटा से, और सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को ओमेगा से। इसको ओम भी कह सकते हैं, ओमेगा भी कह सकते हैं, या डी ओम से, एक ही बात है। इसको बताऊंगा कि डी थीटा का मतलब क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास, अभी इसी क्लास में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन एंगल डी थीटा की। अगर हम कॉपी पर कोई भी ऐसे एंगल बना रहे हैं, ये एंगल कितना है बताओ? 45 डिग्री के आसपास है। 30 डिग्री भी बना सकते हैं, 60 डिग्री बना सकते हैं, ये 90 डिग्री का है। ये सब कहाँ बना रहे हैं? आप अपनी कॉपी बना सकते हो और मैं यहाँ बना सकता हूँ। तो ये प्लेन पे बना रहा हूँ ना मैं। ये आपका जो पेज है कॉपी का, वो एक प्लेन है। जैसे ये एक आपको पेज दिख रहा है, ये एक प्लेन है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक एंगल ये देखो ड्रॉ किया। तो ये मैंने कहाँ ड्रॉ किया? ये मैंने ड्रॉ किया एक प्लेन पर, तो इसलिए जो एंगल हुआ ये प्लेन एंगल हुआ। अभी तक आप जो भी एंगल पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, वो सभी प्लेन एंगल होते हैं। क्लियर होगी बेटा प्लेन एंगल क्या होते हैं? ओके। अब प्लेन एंगल को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो एंगल कभी भी बनता कैसे है? एंगल बनता है आर्क से। तो ये आर्क ए बी है, और मान लो इस आर्क को हमने इस पॉइंट से बनाया, तो इस पॉइंट से इस ए को मिलाते हैं और इस पॉइंट से ऐसे बी को मिलाते हैं, और यहाँ पर अब ये एंगल बन गया थीटा। तो हम फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं, लैंग्वेजेस ऐसी बुक में होती हैं, आपको हार्ड लगती हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं एंगल थीटा इज सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब बनना। एंगल थीटा इज सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ दी सर्किल। अगर आपको पता है कोई भी जो आर्क होती है ना बेटा, वो बहुत बड़े सर्किल का एक छोटा सा पार्ट होती है। जैसे ये एक छोटा सा आर्क है, तो ये एक सर्किल का पार्ट ही तो है, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एंगल थीटा इज सबटेंडेड, बनना, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ड्यू टू एन आर्क ए बी, ठीक है। या एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी। एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बात आपको स्टेटमेंट बोलनी आई? ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला होता है। तो एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो दोनों स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए दिस इज द रेशो। क्लियर हो गया? रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक मिनट। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर क्या बात हुई? आप कह रहे हो सर ये एंगल लेना चाहिए, यहाँ पे इस डायग्राम में डी थीटा क्यों लिया है, थीटा क्यों नहीं लिया? तो डी थीटा भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। अगर आपको थीटा लेना है तो आप थीटा ले लो। तो आप होगे डी थीटा यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, फिर बताओ, बताता हूँ। जैसे हमारे फिजिक्स में एक्स डिस्टेंस को मानते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को एस भी मानते हैं, डिनोट करते हैं डिस्टेंस को एस से। तो अगर अपने को बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस लेनी है ना, तो उसको हम डिनोट करते हैं डी एस से। डी एस का मतलब नॉर्मल डिस्टेंस एंड डी एस का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये हम बात करेंगे आगे डिफरेंशिएशन में। वैसे ही डी एक्स को हम क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वैसे ही एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो हम इसको लिख देंगे डी थीटा। तो अगर अब अभी आपको थीटा लेना है, आप थीटा लो। तो थीटा इक्वल टू
रेशियो लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आप थीटा लेंगे तो आपको फॉर्मूला लेना है आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप डी थीटा लेंगे, स्मॉल एंगल लेंगे, तो फिर आपको आर्क की जो लेंथ है वो भी आपको छोटी लेनी पड़ेगी। देखिए डी एस है ना, और रेडियस छोटी नहीं ले सकते, क्योंकि बताता हूँ कैसे आपको मैं, थोड़ा सा आराम से समझो यार, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा और आपको कोई भी फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये एक छोटा सा आर्क लगाया मैंने, छोटा सा आर्क दिख रहा है, इस पॉइंट से लगाया मैंने। किस पॉइंट से लगाया? इस पॉइंट से। ये देखो ये क्या हो गई इसकी रेडियस। तो देखो आर्क अगर छोटा है तो एंगल भी देखो छोटा दिख रहा है आपको, यस, लेकिन रेडियस तो उतनी ही है। क्लियर हुआ? अब देखिए आर्क मैंने, ओके एक मिनट रुको, अब देखिए आर्क मैंने बड़ा बना दिया, रेडियस उतनी ही है बड़ी, लेकिन एंगल भी बड़ा हो गया। तो ये बात अब क्लियर हुई। फॉर्मूला क्या है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क छोटा हो जाएगा मतलब डीएल, तो एंगल भी छोटा हो जाएगा डी थीटा। रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस मैं आर बनाऊंगा यहाँ पे, रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात बेटा ये आपको? ओके, तो ये सारी बातें हैं। बाकी नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट कर लेना नीचे मुझे। दिस इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ, ये क्लियर हो गया। डी ये समझ में आ गया। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। एंगल की यूनिट हम डिग्री में लेते हैं, रेडियन में भी लेते हैं, और एन एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड एज थीटा। क्लियर हो गया आपको प्लेन एंगल क्या होता है? ओके, बात करते हैं कि 1 रेडियन की डेफिनेशन हमें कैसे बतानी है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल हो जाए तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक दूसरे से अगर लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 रेडियन। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ रेडियस ऑफ द सर्किल एंड आर्क ऑफ एन एंगल इज इक्वल, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1 रेडियन। क्या बोलना है कि रेडियस और आर्क इक्वल हो जाए। इफ आर्क एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल एंड एंगल सबटेंडेड बाय, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1 रेडियन। तो भाई अपने आप बना सकते हो आप, ये दोनों 1 हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। तो ये आपको रेडियन क्लियर हुआ, प्लेन एंगल क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल एंगल जो हम किसी प्लेन पर, कागज़ पर नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सॉलिड एंगल आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था शायद, उसमें कैंडेला वाले में, जिसमें लुमिनस इंटेंसिटी आपको मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर देख लो यार। आज मैं थोड़ा सा मैं आगे और बातें बताऊंगा आपको कि पिछला जो एंगल था प्लेन एंगल, वो किससे बन रहा था? आर्क से। आर्क अगर बड़ी थी एंगल भी बड़ा था, आर्क अगर छोटी थी एंगल भी छोटा था। ये क्लियर हुआ? ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखो सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल है, यस। तो ये किससे बन रहा है? इस जैसे प्लेन एंगल के लिए रेस्पॉन्सिबल थी लेंथ ऑफ आर्क, तो इस एंगल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है इस एंगल के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये एरिया, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया जितना ज़्यादा होगा ये एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूँ, देखो ये देखो ये बड़ा हो गया तो ये एंगल भी इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको, इस एरिया को कम कर देता हूँ, सरफेस एरिया को, ये देखिए कम कर रहा हूँ मैं, ये देखो सरफेस एरिया कम हुआ तो ये एंगल भी कम हुआ। इसका मतलब प्लेन एंगल, सॉरी, इसका मतलब सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ द स्फेयर। ये तो स्फेयर है ना, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है। पिछली बार जो हम देख रहे थे केवल आर्क थी, वो एक सर्किल का पार्ट था। लेकिन आप देखिए ये मैंने अगर कहीं से निकाला है तो कहाँ से निकाला है? अगर देखिए आप एक वाटरमेलन लेके आते हैं और वाटरमेलन के एक पीस को निकालते हैं तो वो लगभग एक ऐसा ही होता है। तो ये जो पीस मैंने निकाला ये किसी स्फेयर से निकाला है, तो ये एक स्फेयर का पार्ट है। ये क्लियर हुआ?
तो सॉलिड एंगल इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर बट प्लेन एंगल इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल। ये बात क्लियर हो रही है आपको। एंड प्लेन एंगल इज मेड बाय द आर्क बट सॉलिड एंगल इज मेड बाय द एरिया। दिस इज सरफेस एरिया, ये वाला एरिया। ये एरिया जितना कम होगा ये सॉलिड एंगल भी कम होगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा सॉलिड एंगल भी इंक्रीज होगा। क्लियर हुई बात आपको? ओके। तो अगर आपको ये इतनी बात क्लियर होगी तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, तो इस बार जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है देखो, इस बार ये एंगल है सॉलिड एंगल। और इसको ये कैसे सबटेंडेड हो रहा है? एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर सबटेंडेड हो रहा है। मतलब कहाँ बन रहा है? एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। किसके कारण बन रहा है? ड्यू टू दिस सरफेस। ये सरफेस अगर बड़ी होगी तो ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा और ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इस एंगल की। तो क्लियर होगी बात आपको? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए, दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ एंगल डी थीटा। 3 डायमेंशनल एनालॉग and is defined as the area of a portion of a surface of a sphere. Area of a portion of a surface of a sphere to the square of radius of the sphere. It is defined as the ratio of. जैसे एंगल किसके कारण बन रहा था बेटा? याद करो, एंगल बन रहा था लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। और ये जो सॉलिड एंगल है ये किसके कारण बन रहा है? ये बन रहा है सरफेस एरिया। तो मैं सरफेस एरिया को एस लिख दूं या यूँ लिख देता हूँ, चलो सरफेस एरिया के कारण बन रहा है। वो आर्क के कारण बन रहा था तो मैंने ऊपर आर्क लिखा था, ये सरफेस एरिया के कारण बन रहा है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ सरफेस अपॉन में रेडियस लेते थे ना, इसमें रेडियस का स्क्वायर लेना है। क्योंकि एंगल या इसकी इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो ऊपर एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो नीचे भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ऊपर पहले लेंथ था, आर्क था, तो आर्क की यूनिट क्या होती थी? मीटर। तो नीचे रेडियस की यूनिट भी मीटर थी, तो मीटर से मीटर कैंसिल। इस बार सरफेस एरिया है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हमें रेडियस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये भी, इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर हो जाए और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ एंगल डी थीटा एंड इट is defined as the area of a portion of a sphere. Area of a portion of a sphere, यहाँ पे एक बात सुनो, it is defined as the ratio of करना, as the ratio of area of a portion of a sphere to the square of the radius of the sphere. तो ये क्या बनेगा बेटा? ये अगर आप केवल ऐसे सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करोगे तो आप बोल देना एरिया, एस लिख दो चाहे ए लिख दो, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ऐसे बोल देना। अगर आप स्मॉल एंगल लोगे तो यहाँ पे डी लगा दोगे, तो यहाँ पे भी आपको डी लगाना होगा। स्मॉल सॉलिड एंगल इक्वल टू स्मॉल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना, जितना ज़्यादा एरिया आप इंक्रीज़ करोगे उतना ही बड़ा सॉलिड एंगल होगा। क्लियर हो रही है बात आपको? ओके। तो दस डी ओ मतलब सॉलिड एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डी ए टू आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया डी ए और डी एस एट ओ। इट इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन। जैसे उसकी होती थी रेडियन, वैसे इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इसको हम स्टेरेडियन को एस आर लिखते हैं। ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज़ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। दस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फेयर एट इट्स सेंटर इज, देखो अगर ये सॉलिड एंगल, जैसे एक बताता हूँ आपको मैं, कि अगर मान लो ये केवल प्लेन एंगल होता, अगर ये प्लेन एंगल होता तो पूरा सर्किल लेता और कितना एंगल बनता पूरे सर्किल का? 360 डिग्री। तो मुझे इस बार जो आर्क ऑफ द लेंथ लेनी है वो एक मुझे सरकमफेरेंस लेनी होगी। मैंने पूरा ही सर्किल ही आर्क ले लिया, तो क्या लूँगा इस बार मैं? 2 पाई आर लूँगा। अब मैंने वैसे ही मान लो ये पूरा एक स्फेयर है, ये पूरा एक स्फेयर बन जाए, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तब मुझे एरिया की जगह लेना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ। दस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फेयर एट इट्स सेंटर इज 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको? तो सर्किल होता तो पूरा
सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है, बड़ा से बड़ा 360 डिग्री। तो कैसे निकालते हैं हम 360 डिग्री, 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस पूरे सर्किल का लेना है तो 2 पाई आर अपॉन में रेडियस, तो रेडियस से रेडियस कट गया, कितना आ गया 2 पाई। तो पूरा सर्किल का 360 को हम 2 पाई भी कहते हैं। वैसे ही सॉलिड एंगल का हम देखें तो पूरा स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं।